चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व का बस मैं एक सैंपल आपको दिखाऊंगा, एक सैंपल डायग्राम आपसे कराएंगे, क्योंकि आइडिया इसमें बेटा वही है हीटिंग कर्व वाला, बस आप गर्म नहीं कर रहे, ठंडा कर रहे हो। टेम्परेचर नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, बोलो, ऊपर से नीचे आएगा। तो टेम्परेचर कूल डाउन करने वाला स्टेट आने वाला है, समझते हैं बेटा, तवज्जो से देखिएगा मेरे बच्चे। कूलिंग कर्व बनाने से पहले दो चार बातें समझ लें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी और फिजिकल वाले बच्चे भी, कि बेटा कूलिंग कर्व में जब आप हीटिंग कर्व बनाते थे तो आप बहुत कहते थे मेल्टिंग पॉइंट। जब आप हीटिंग कर्व बना रहे होते थे तो आप वर्ड यूज करते थे मेल्टिंग पॉइंट का। अब वहां पर क्या टर्म यूज होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की जगह क्या वर्ड यूज होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह जहां पर आप टर्म मेल्टिंग लेबल करते थे, अब वहां पर क्या लेबल करोगे? बोलो बेटा, रिवर्स कर रहे हो तो क्या टर्म लेबल करोगे? फ्रीजिंग। इसी तरह जहां पर पहले आप बॉइलिंग पॉइंट लेबल करते थे, अब वहां पर आप लेबल करोगे कंडेंसेशन पॉइंट। बात समझ आ रही है? बॉइलिंग में क्या होता था? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता था। नाउ गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो आप क्या बोलोगे उसी को? कंडेंसेशन पॉइंट। और जहां आप बॉइलिंग का वर्ड यूज कर रहे थे, वहां पर आप क्या वर्ड यूज करोगे? कंडेंसेशन का वर्ड यूज करोगे। तो दीज आर गोइंग टू बी दी डिफरेंसेस। आए एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एग्जामिनर कह रहा है एक एक्स गैस है, आप बता दिया एग्जामिनर ने कि एक एक्स गैस है, और इस गैस को आपने कूल डाउन करना है फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। देखो एग्जामिनर आपको बता रहा है, मजा नहीं आ रहा? कोई लाइट बंद कर दो। कहां से लाइट बंद होगी? एक आग लाइट बंद कर दो भाई। हो रहा बच्चे, एक कोई एक आग बटन बंद करना जरा, देखो बेहतर हुआ नहीं हुआ? बंद करो उसको, कोई और जलाओ, और बंद करो। ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, प्रोजेक्टर की लाइट आ रही है, प्रोजेक्टर बंद कर दे, जला दो भाई, लाइटें जला दो। मैं मैं पढ़ भी रहा हूँ बेटा, रीड भी कर रहा हूँ। या तो अपनी पोजीशन चेंज कर लो, आगे आ जाओ, शायद यहां से नजर आ जाए, एंगल ठीक बन जाए। ठीक है, अच्छा बैक टू डिस्कशन। आप लोगों को तो नजर आ रहा है? आप लड़कियां तो वैसी तेज होती हैं, देख लेती हैं दूसरा क्या मैसेज कर रहा है, किसको कर रहा है, पहले दूर से देख लेती हैं। लड़कियों की ये एबिलिटी अनमैचेबल होती है। आज इसके मोबाइल पर नजर रखनी है बेटा। क्या नाम है इस बच्ची का? आयशा। आमना। आमना के मोबाइल पर आज नजर रखनी है। अगर आमना ने क्लास में मोबाइल निकाला तो हम आमना का मोबाइल लेंगे, और फिर आपने बाहर जाके से सेल करना है। सेल करने के बाद जितने भी कौड़ी के दाम में होता है, हनीफिया से आपने कुछ अच्छा सा ऑर्डर करना है, पूरी क्लास मिलकर खाएंगे। ठीक है भाई, डन हो गया। चले बैक टू डिस्कशन। तो बेटा एग्जामिनर कहता है कि एक एक्स गैस है जिसको आपने कूल डाउन करना है 100 डिग्री से, बोलो बेटा, 0 डिग्री पे। अब आपको एग्जामिनर जो हिंट दे रहा है वो क्या दे रहा है कि इस गैस का जो कंडेंसेशन पॉइंट है दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस, और इस गैस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। जनाब सवाल क्लियर है सबको? क्योंकि हम लास्ट क्लास में ऐसी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो आसानी से कनेक्ट कर लेंगे। कौन है वेटिंग रूम में भाई? कौन है ये बच्चे? तो प्लीज मेक श्योर कि मेरे बच्चे आपको सवाल समझ में आ रहा हो। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं ऑनलाइन वाले बच्चों को, क्या कहा हमने? एक गैस है जिसे इस बार एग्जाम में क्या कह रहे हैं? कूल डाउन करना है फ्रॉम 100 टू 0, एंड इट हैज अ कंडेंसेशन पॉइंट 80 एंड फ्रीजिंग पॉइंट 20। आए बेटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है कि आप सारे बच्चे आसानी से समझ लोगे वन गो में, बट एक एग्जाम्पल कराऊंगा। लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है। व्हाट इज द लेबल ऑन द एक्स एक्सिस? बोलो बेटा, प्रोग्रेस। एंड वाई एक्सिस पे क्या लेबल करते हैं हम लोग? टेम्परेचर। सर ने क्या बताया था कि जो वैल्यूज हैं आप उनको पहले लिख लो। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं इनका जिक्र हो रहा है? 0 डिग्री आ गई, फिर 20 डिग्री आ गई, फिर 80 डिग्री आ गई, एंड देन 100 डिग्री आ गई। यस और नो? तो जो जो वैल्यूज ग्राफ में जिक्र हो रही हैं, जो जो वैल्यूज ग्राफ में मेंशन्ड है, उन वैल्यूज को हमने बेटा लिख लिया। नाउ मेरे बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? 100, 80, 20 एंड 0, ये सारी वैल्यूज हमने ग्राफ में रफली लेबल कर ली। नाउ बेटा हमने क्या करना है? कूल डाउन करना शुरू करना है, यानी टेम्परेचर इज गोइंग टू ड्रॉप, टेम्परेचर इज गोइंग टू कम डाउन। तो मेरे बच्चे समझते हैं क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से हीट करना शुरू करोगे, टेम्परेचर नीचे आना शुरू होगा। यस और नो? यस और नो? ऑनलाइन फिजिकल? यस। और बेटा कहां आके स्टॉप होगा, कहां आके रुकेगा? 80 डिग्री सेल्सियस पर। कहां आके रुकेगा बेटा माहे अदनान? 80 डिग्री पर। 80 डिग्री पे वी विल शो द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल line. 80 डिग्री पे we will show Numair the first horizontal line, and then 80 डिग्री के बाद the temperature will stay stationary, and then it will start falling again, and it will go up to, बोलो, it will go up to 20 डिग्री सेल्सियस,
एंड 20 डिग्री सेल्सियस पर आकर वी विल अगेन हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन फाइनली द टेम्परेचर विल ड्रॉप टू, बोलो बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, because the examiner asked you to draw the curve till 0 डिग्री। Therefore, आप टेम्परेचर को फर्दर ड्रॉप करोगे 0 डिग्री सेल्सियस से। लेट्स स्टार्ट लेबलिंग दिस डायग्राम। यहां 100 डिग्री पे कौन सी स्टेट होगी बेटा? 100 डिग्री पे कौन सी स्टेट होगी ऑनलाइन वाले बच्चों? गैशियस स्टेट। उसके बाद ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा, बोलो? कंडेंसेशन पॉइंट। और यहां हुदा कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा? कंडेंसेशन। फिर यहां कौन सी स्टेट होगी? लिक्विड। एंड लिक्विड स्टेट आते आते यहां जो बेंडिंग पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट। यहां कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा? फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग के बाद कौन सी स्टेट आ जाएगी, बोलो बेटा? सॉलिड स्टेट आ जाएगी। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर द सब्सटेंस विल बी इन अ स्टेट ऑफ सॉलिड स्टेट में होगा। तो आपने, जो मैंने उस बच्चे की एग्जांपल दी कि उस बच्चे ने क्या किया था कि इसी डायग्राम में बस यूं एरो कर दिए थे ऐसे रिवर्स में। दिस वाज अ पैथेटिक वे ऑफ ड्राइंग द कूलिंग कर्व। द कूलिंग कर्व इज ड्रॉन लाइक दिस। वही पैटर्न है लेकिन रिवर्स में फॉलो हो रहा है। इसमें आप पहले नीचे से ऊपर जा रहे थे, अब आप ऊपर से टॉप टू बॉटम आ रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर आप फ्रीजिंग पॉइंट लेबल कर, मेल्टिंग पॉइंट लेबल कर रहे थे, वहां आप क्या लेबल कर रहे हो? फ्रीजिंग पॉइंट। जहां पर आप बॉइलिंग पॉइंट लेबल कर रहे थे, वहां पर आप क्या लेबल कर रहे हो? कंडेंसेशन पॉइंट। अगर एग्जामिनर ने आपको कूलिंग कर्व कहा बनाने के लिए और आपने उसमें मेल्टिंग पॉइंट का वर्ड यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा। बिकॉज कूलिंग करते हुए मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता, फ्रीजिंग पॉइंट आता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी आउट देयर इन द क्लास? ऑनलाइन वाले बच्चों एंड फिजिकल वाले बच्चों, प्लीज कंफर्म एवरीबॉडी। रोहान, एवरीबॉडी एल्स, आई थिंक इट वाज प्रीटी सिंपल। ठीक है बेटा, जुल्करनैन जो बच्ची नहीं आई है, मुझे नजर आ रही है कोई गर्ल मिसिंग है, जरा खड़काओ जरा सबको। इज दैट क्लियर? चलो मेरे बच्चे, दैट सेट, बस कूलिंग कर्व एज अ सैंपल बच्चों मैंने आपको दिखाना था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो पैटर्न आपने हीटिंग कर्व में देखा था वही पैटर्न कूलिंग कर्व में भी है। जो चेंजेस थे वो मैंने आपको एक रेफरेंस के तौर पर बता दिए। दैट्स इट। अब हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का आखिरी, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये मुश्किल है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। इस चैप्टर से अब जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बेटा बहुत आसान है, बट जिस तरह ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, और जैसे बुक में गिवन है, जैसे हम पढ़ेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। तो प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ये मान के चलना है कि जब मैं टेस्ट लूंगा, जब मैं वर्कशीट पास पेपर की कराऊंगा, जब मैं वर्कशीट होमवर्क दूंगा, तो द मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने होंगे वो इसी टॉपिक से होंगे जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक हीटिंग कर्व पढ़ा कर गए थे, कूलिंग कर्व का सैंपल ड्रॉ करके दिखाया, दिस इज कूलिंग कर्व, हम पढ़ रहे थे आपके आने से पहले। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट topic of the chapter, which is diffusion and factors affecting diffusion. So I want everybody to make this heading. Last topic है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि पास पेपर में ये टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, diffusion and factors affecting डिफ्यूजन। ये टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, डिफ्यूजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। एंड आई एम जस्ट मेकिंग अ स्टार ओवर हियर टू मेक श्योर दैट आपको पता हो कि दिस टॉपिक इज एक्चुअली द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। इसको पढ़ते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपने देखेंगे कि सवाल जो मैं कराऊंगा कुछ सैंपल, तो आपको फिर इनके क्वेश्चंस भी बहुत इजी ही लगेंगे, क्योंकि हम क्लास में ही उसको डिस्कस कर लेंगे। याद रखना, केमिस्ट्री में जितनी टॉपिक्स बच्चों के लिए मुश्किल हैं, द गुड न्यूज इज कि आपके साथ आपके इस टीचर ने उन टॉपिक्स पर ही ओवर द इयर्स मेहनत की है और उन टॉपिक्स को आपके लिए ज्यादा आसान बनाया है। तो इंशाल्लाह आप उसमें कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। लेट्स बिगिन द टॉपिक विद द नेम ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का वर्ड क्या आज हम पहली दफा सुन रहे हैं? क्या वर्ड डिफ्यूजन आप पहली दफा सुन रहे हो? नो, ये वर्ड, मजे की बात ये है कि आप केमिस्ट्री में भी सुनते हो, बायोलॉजी में भी सुनते हो, इवन के फिजिक्स में भी आता है। बेटा डिफ्यूजन को डिफाइन करना, ये आपने अपनी बेसिक जो 6-5 क्लास थी वहां से रट्टा लगाया हुआ है।
और डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन आपने रट्टा लगाई है, जब भी मैं आपके सामने बोलूंगा तो आपको फौरन से याद आ जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, ये वर्ड या ये डेफिनेशन हमने शायद समझी ना हो लेकिन रट्टा तो लगाई भी है। बेटा डिफ्यूजन को मैं आपके सामने तीन तरीकों से डिफाइन करूंगा। आई विल यूज थ्री मेथड्स टू डिफाइन डिफ्यूजन। नंबर वन, जो आपने रट्टा लगाया हुआ है, जो आपने सुना हुआ है, सुनना फिर समझाऊंगा। आपने अभी आपको रिकॉल होगा, द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ, याद आ गया? भले से आपको ये डेफिनेशन का मतलब ना पता हो, लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ते थे और साइंस की मिस ने ये लिखवाया हुआ था तो आपके लिए एक बड़ी डेफिनेशन हुआ करती थी। आप बोलते थे यार बड़े मुश्किल वर्ड्स हैं इसके अंदर, और आप जैसे तैसे करके रट्टा लगाते थे कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ, बोलो बेटा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका उर्दू तर्जुमा समझोगे तो हंसी आ जाएगी। इसका आसान लफ्जों में मतलब है पार्टिकल्स का ज्यादा से कम की तरफ मूव करना। जब कोई पार्टिकल ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है, एग्जाम्पल सुनते जाओ मेरे बच्चे। आपके हाथ में परफ्यूम की बोतल है, आपने परफ्यूम की बोतल में परफ्यूम के पार्टिकल्स मौजूद हैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, आपने पफ किया। व्हेन यू पफ, तो पफ करने से क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं। आपने एक कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, आपने एक ड्रॉप ऑफ इंक पानी में डाला, आप क्या देखते हैं, वो ड्रॉप ऑफ इंक स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ मूव कर रहा होता है। अच्छा, और एग्जांपल ले लो, इस कमरे में ठंडी हवा है क्योंकि एसी चल रहा है, बाहर गर्म हवा है। जैसे ही हम कमरा खोलेंगे, गर्म हवा हायर अमाउंट से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से, बोलो बेटा, अंदर आ जाएगी लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। क्या है ये, डिफ्यूजन। अरे उसको छोड़ो, हम क्लास में ज्यादा तादाद में बैठे हैं, बाहर बंदे नहीं घूम रहे, क्लास का दरवाजा खुला, हमने दौड़ लगा दी बाहर की तरफ, वी मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, डिफ्यूजन है। आपने एक पानी की बकेट ली, या आपने ये बोतल, बोतल में मेरे पानी मौजूद है, देख पा रहे? हाँ, मैं ही दिख रहा हूँ, बॉटल क्यों दिख रही है, ये दिख रही है, ये बॉटल में पानी मौजूद है, और इस थोड़ा सा है, बॉटल में पानी मौजूद है लेकिन कमरे में तो नहीं है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस बॉटल में से पानी को मूव कराऊं हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, ये डिफ्यूजन हो गई ना। क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गई। तो डिफ्यूजन का कंसेप्ट कोई इतना भी साइंटिफिक नहीं है कि कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है इसके अंदर। डिफ्यूजन इज सिंपली ज्यादा से कम की तरफ, बोलो, मूवमेंट। जब पार्टिकल ज्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा, बोलो, डिफ्यूजन कहते हैं। आप, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक आखिरी बार बता रहा हूं, द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ, बोलो, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। अच्छा, ये तो वो तरीका है जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको डिफ्यूजन तीन तरीकों से बताने वाला था। तो पहला तरीका तो वही है जो आपने पढ़ा हुआ है। लेट मी गिव यू द सेकंड एक्सप्लेनेशन, सेकंड डेफिनेशन। और सेकंड डेफिनेशन में आपको वक्त कम लगता है। Rather than saying that the process in which particles move from a region of higher to lower concentration, you can also say the process in which particles move down the gradient, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का वही मतलब है, डाउन द ग्रेडियंट का मतलब होता है डाउन द स्लोप। वही मतलब है कि हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। रादर देन राइटिंग कि द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, आप क्या लिख सकते हो, द प्रोसेस इन विच पार्टिकल मूव, बोलो बेटा, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब वो प्रोसेस जिसमें पार्टिकल्स डाउन द स्लोप मूव करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। पहले ये दो डेफिनेशन लिखे, फिर तीसरी डेफिनेशन मैंने खुद बनाई है। मतलब मैंने खुद से मुराद ये है कि वो आपकी ओ लेवल के लेवल पर डिस्कस नहीं होती, लेकिन उस डेफिनेशन पर सवाल आते हैं, उस डेफिनेशन के कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं पहले ये दो डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूं, एंड देन आई विल गिव यू द थर्ड कॉन्सेप्ट, जो कि बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ डायग्राम। डायग्राम में एक कंसेप्ट पूछा जाता है जिसका रेलेवेंस बच्चों को डेफिनेशन से नहीं लगता। तो मैं आपको एक तीसरी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। पहले ये दो डेफिनेशन लिखें, एग्जाम में कोई भी लिख सकते हैं, जी हाँ। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ, अच्छा जी बेटा, दो डेफिनेशन तो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी,
अब एक तीसरा डेफिनेशन भी है, आप इस डेफिनेशन को बाद में लिख लीजिएगा, पहले सुन लीजिए और समझ लीजिए। मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, यस और नो? ऑनलाइन वालों, फिजिकल वालों, मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? डिफ्यूजन इज मूवमेंट, मूवमेंट फ्रॉम ज्यादा तादाद टू कम तादाद, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब मेरी बात को गौर से सुनना, जरा गौर तो करो। मैं कहता हूं इसी मूवमेंट को फॉलो करना, मैं नई बात नहीं बता रहा। जब मैंने परफ्यूम के पार्टिकल्स को पफ किया, रूम स्प्रे किया क्लास के अंदर, तो बेटा समझो हो क्या रहा है। जब मैं परफ्यूम के पार्टिकल्स को पफ करता हूं, रूम स्प्रे को पफ करता हूं, तो पार्टिकल्स ज्यादा से कम की तरफ मूव तो कर रहे हैं, लेकिन उस मूवमेंट के बाद क्या हो रहा है? आगे चलो जरा, मूवमेंट से आगे चलो। क्या वो पार्टिकल्स जब मूव कर रहे हैं तो क्या वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं हो रहे? बोलो भाई, जब परफ्यूम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो क्या वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मूव मिक्स नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। और एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होने का नतीजा ही तो होता है कि देखो, जब हम रूम में स्प्रे करते हैं, शुरू में हमें फौरन से खुशबू आती है, क्योंकि पार्टिकल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्मेल खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि जब वो परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते जाएंगे, मिक्स होते जाएंगे, मिक्स होते जाएंगे, तो इवेंचुअली उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। इफेक्ट क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। जैसे किसी चीज में पानी डालते जाएं तो पानी की वजह से क्या होगा? इफेक्ट डाइल्यूट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह आप क्या देखते हैं कि जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूवमेंट तक तो हर बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है, बट मूवमेंट के बाद क्या होता है वो भी तो देखो, क्योंकि वो भी नजर आएगा आपको कि जब मूवमेंट होती है तो साथ में क्या हो रही होती है? मिक्सिंग हो रही होती है। मूवमेंट के बाद क्या हो रही होती है? मिक्सिंग। और मिक्सिंग का नतीजा क्या होता है कि जो इफेक्ट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो जाता है। मसलन एक और एग्जांपल देखो, पानी में जब आप इंक का ड्रॉप डालते हो, व्हेन यू ड्रॉप अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, तो क्या होता है? वो मूव करता है हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर, लेकिन क्या होगा? क्या वो पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं हो रहा? बोलो बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या जब इंक मूव कर रही है तो क्या वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो रही? बोलो, हो रही है। और जब वो पानी के साथ मिक्स हो रही है तो मेरे बच्चे मुझे बताना, कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन से बताना, कि इंक का जब ड्रॉप गिरता है इट इज मोर ब्लू कलर या ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो उसका जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यस और नो? क्यों होता है? क्योंकि जब वो मिक्सिंग हो रही है पानी के साथ तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? कलर क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। ये ऐसा ही है कि आपने एक ग्लास टैंक बना के उसके अंदर 10 ग्लास पानी डाल दोगे तो वो कलर डाइल्यूट कर देगा। तो खुलासा ये, डेफिनेशन को देखना, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मीडियम विद द पार्टिकल्स ऑफ अनदर मीडियम रिजल्टिंग इन डाइल्यूटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मैं बच्चों को ये समझाता हूं, रिदम ये समझना क्या है कंसेप्ट, कि मूवमेंट होगी और मूवमेंट के बाद क्या होगी? मिक्सिंग होगी। जब मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की तो वो पार्टिकल्स वैक्यूम में तो मूव नहीं कर रहे ना, वो किसी मीडियम में मूव कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल मूव करते हैं तो वो किसी और मीडियम के पार्टिकल्स के साथ क्या होते हैं बेटा? मिक्स हो रहे होते हैं। जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहे? दूसरे मीडियम के पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहे होते हैं? मिक्स हो रहे होते हैं। ये बच्ची शाहदीद फरहान पूछ रहे हैं कि डिफ्यूजन का रिलेशन क्या होता है। बेटा रिलेशन अभी मैं फैक्टर्स में पढ़ाऊंगा, फैक्टर्स में अभी हम रिलेशन पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझो बहुत सिंपल सी बात है। तीन डेफिनेशन है, क्या तीनों क्लियर है? पहली दो तो एग्जैक्टली सेम है, दो वर्ड्स अलग है। पहली वाली वो देसी डेफिनेशन है जो आपने बचपन से पढ़ी, कि भाई वो प्रोसेस जिसमें पार्टिकल्स हायर टू बोलो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाए। अब हमने उसी को एक टेक्निकल वर्ड से रिप्लेस कर दिया। क्या था वो टेक्निकल वर्ड? डाउन दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और अब तीसरा कंसेप्ट जो है वो असल में इसी का आगे कैरी फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, कि जब पार्टिकल मूव करते हैं, माहे अदनान, रोहान, महरीन, रिदम, तो बेटा पार्टिकल मूव जब कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम दे आर गेटिंग, बोलो बेटा, दे आर गेटिंग मिक्स विद दी पार्टिकल्स ऑफ अनदर मीडियम। जब स्प्रे के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वो पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स भी तो, सॉरी एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स भी तो हो रहे हैं। जब इंक का ड्रॉप पानी में मूव कर रहा है तो वो पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स भी तो हो रहा है। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है बच्चों? चलो मेरे बच्चे, नाउ हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन अ वेरी कंसेप्चुअल डिस्कशन व्हिच इज गोइंग टू बी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। अच्छा मैंने ये देखो लिखा है ओनली फॉर कॉन्सेप्ट, ये तीसरा डेफिनेशन मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए लिखवाया है, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं हुआ हुआ। तो अगर डेफिनेशन आ रही है डिफ्यूजन की तो प्रेफरेबली आप यहां से लिखेंगे, ठीक है। बट कंसेप्चुअली, बिकॉज इस कंसेप्ट को यूज करके एग्जाम में सवाल आते हैं, दैट इज वाई मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है, ताकि एग्जाम में जब सवाल आए तो मेरे बच्चे को नया ना लगे, उसको पता हो कि यार डिफ्यूजन के बाद मिक्सिंग होती थी, तो ये तो बात मुझे पता ही है पहले से, ठीक है। और जब भी मिक्सिंग होगी इफेक्ट बढ़ेगा या डाइल्यूट हो जाएगा? जल्दी बता दो। इफेक्ट डाइल्यूट हो जाएगा। अगर कलर जो है वो
ब्लू था, डार्क ब्लू था, तो वो लाइटर ब्लू हो जाएगा। अगर डार्क ब्राउन था तो लाइट ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि जब मिक्सिंग होगी दूसरे मीडियम के साथ तो इफेक्ट बढ़ेगा नहीं बल्कि कमजोर पड़ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि परफ्यूम या रूम स्प्रे को जब हमने कमरे में स्प्रे किया तो इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होता है, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्गर नहीं होता। आर वी ऑल गुड टू गो टिल दिस कॉन्सेप्ट? ऑनलाइन वाले बच्चों, हेडिंग बनाओ फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। मेरे बच्चे देखो, डिफ्यूजन पे इफेक्ट होने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अहमद शकूर, यू हैव टू राइट पर्टिकुलरली ईदर ऑफ दीज टू डेफिनेशंस। बेटा कोई भी इनमें से लिखोगे दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन की बात हो रही है। बेटा डिफ्यूजन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट केमिस्ट्री के सिलेबस में हमने दो पढ़ने हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द आईजीसीएसई और जीसीएसई सिलेबस, केमिस्ट्री में हमने डिफ्यूजन पर इफेक्ट होने वाले बस दो फैक्टर्स पढ़ने हैं, बस दो फैक्टर्स पढ़ने हैं। एंड दोस टू आर, नंबर वन इज टेम्परेचर एंड नंबर टू इज मॉलिक्यूलर मास। हमने दो ही इफेक्ट्स पढ़ने हैं। हमने केमिस्ट्री के अंदर दो फैक्टर्स पढ़ने हैं डिफ्यूजन के। और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, जब बायोलॉजी में डिफ्यूजन आएगा तो वहां ज्यादा फैक्टर्स आएंगे, बट केमिस्ट्री में हमने दो ही फैक्टर्स पढ़ने हैं, नंबर वन टेम्परेचर, नंबर टू मॉलिक्यूलर मास। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गिव द हेडिंग ऑफ टेम्परेचर। पहले हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अब मेरे बच्चों, ई बुक, बेटा आप जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, प्लीज मुझे क्लास के बाद मेरे जुल्करनैन को रिमाइंडर दे दीजिएगा, तो मैं रात तक आप तमाम ग्रुप्स पर केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक की पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आई हैव गॉट द पीडीएफ ऑफ टेक्स्ट बुक्स, तो जो मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स हैं वो मैं उनकी पीडीएफ ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा या जीसीआर पे अपलोड करवा दूंगा, तो टेक्स्ट बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब मेरी बात को गौर सुनना मेरे बच्चे, मेरे एक सवाल का जवाब देना है आपने। आपके घर में मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, अम्मी ने कहा शरबत बना के ले आओ, है जूस बना के ले आओ। आप गए किचन में, आपने एक टैंक निकाला, आपने चीनी निकाली, आपने पानी निकाला। आप क्या करते हो, एक पानी का ग्लास लेते हो, उसमें थोड़ा पानी डालते हो, उसमें चीनी डालते हो, चीनी को डिसॉल्व करते हो और उसके बाद उसमें शरबत टैंक वैंक डाल के जो भी करके रेडी कर लेते हो। मुझे बताना, मैंने क्या कहा, ये जुमला बार बार मेरे मुंह से सुनोगे, आधी केमिस्ट्री कॉमन सेंस है। मुझे बताओ, चीनी ज्यादा जल्दी कब डिसॉल्व होती है, जब पानी वार्म हो या पानी कोल्ड हो, चिल्ड हो? ठंडा पानी में चीनी जल्दी डिसॉल्व होगी या गर्म पानी में? गर्म पानी। क्या हो रहा है भाई, केमिस्ट्री इर्द गिर्द में है, कभी नोटिस ही नहीं किया। दिमाग में भूसा भरा हुआ था। अकल, अल्लाह कुरान में भी कहता है नसीहत है अकल रखने वालों के लिए, यानी जिनके पास अकल है ना उनको नसीहत, उनको नजर आता है कि वो हो, ये तो इशारा है यार, ये तो केमिस्ट्री हमारी सराउंडिंग में है, ये तो फिजिक्स हमारी सराउंडिंग में है। हमारा बच्चा क्या कहता है, ये क्या पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसका प्रैक्टिकल यूजेज क्या है? अबे तुम्हारे सराउंडिंग में तो है सारी केमिस्ट्री फिजिक्स भाई। तो समझना मेरे बच्चे, हुआ क्या, हुआ ये कि जब पानी गर्म था, जब पानी गर्म होता है तो इसका मतलब पानी की एनर्जी, बेटा बोलो, ज्यादा है। जब पानी में एनर्जी ज्यादा है, मेरे 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 उसको देखना, वीडियो को देखना बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, तो पार्टिकल एब्जॉर्ब हो, जब आपने चीनी को गर्म पानी में डाला तो चीनी के पार्टिकल्स ने एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब की। जब ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। भाई एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब की, हायर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी पूछेगा एग्जाम में। तो बेटा जब टेम्परेचर ज्यादा था, आप सबने देखा गर्म पानी के अंदर टेम्परेचर जब ज्यादा था तो आपने क्या देखा कि चीनी जल्दी डिसॉल्व हुई। क्यों डिसॉल्व हो गई, क्यों जल्दी मिक्स हो गई? मिक्सिंग का कंसेप्ट है ना, मिक्सिंग इज डिफ्यूजन, मूवमेंट एंड मिक्सिंग इज डिफ्यूजन। तो बेटा जब आपने चीनी को गर्म पानी में डाला, उसमें एनर्जी ज्यादा थी, तो पार्टिकल्स ने एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब की, उनकी मूवमेंट तेज हो गई। जब मूवमेंट तेज हुई तो मिक्सिंग भी तेज हो गई। और जब आपका पानी ठंडा था तो एनर्जी लोअर लेवल पर थी, तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम होने की वजह से उनकी मूवमेंट भी स्लो हो रही थी। जब मूवमेंट स्लो हो रही थी तो मिक्सिंग भी, बोलो, स्लो हो रही। तो सिंपल सा आइडिया। इसीलिए आप गर्मी, कराची में रहते हैं, कराची में आपको पता है ना सर्दियां तो आती ही नहीं है। कराची के मौसम क्या होते हैं, कम गर्मी, ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, इंतहाई सड़ी गर्मी। कराची में बस यही वेदर होता है।
वो जो हम बचपन में पढ़ते थे कि एक स्प्रिंग सीजन होता है, एक ऑटम सीजन होता है, एक विंटर होता है, एक समर, वो इस्लामाबाद में होता है, केपीके में होता है। यहाँ कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बस समर होता है। ठीक है जी, कम गर्मी, ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी और सड़ा देने वाली गर्मी। तो आप देखते हो जो लोग परफ्यूम और खुशबू का सेंस रखते हैं, आप नोटिस करते हो गर्मियों में परफ्यूम की लास्टिंग कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? इसीलिए कम हो जाती है कि आपने परफ्यूम स्प्रे किया, एनर्जी ज्यादा है तो मूवमेंट तेज होगी, जल्दी निकल जाएगा। इसीलिए परफ्यूमर्स क्या क्या एडवाइस करते हैं कि गर्मियों के अंदर आप वो नोट्स इस्तेमाल करें जो थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, थोड़े से हार्ड नोट्स होते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी आप उसको उसकी लास्टिंग यूज नहीं करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम्पल में देखो, आप एक एग्जाम एक परफॉर्म करके देख लेते प्रैक्टिकल कि जनाब आप दो ग्लासेस ले लो, दोनों में पानी डालो, एक को ठंडा, एक में ठंडा पानी डालो, एक में नॉर्मल वाटर डालो, दोनों में इंक का ड्रॉप डाल लो, या फूड कलर घर में मौजूद होगा, फूड कलर डालो सेम टाइम पर, तो यू विल क्लियरली सी कि जिसका टेम्परेचर कम है उसमें मिक्सिंग स्लो होगी और जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसमें मिक्सिंग तेज हो जाएगी। लास्ट से हमारे पास एक बच्चा था, मिकाइल नाम था उसका, इसी ब्रांच का बच्चा था। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, उसको मैंने बताया, उसने फिर मुझे 2 दिन के बाद एक वीडियो भेजी, इतनी खूबसूरत, मुझे लगा कि इंटरनेट से निकाली हुई वीडियो है शायद, तो पता चला नहीं। फिर उसने मुझे उसका बिहाइंड द सीन भेजा, तो उसके बाद शायद डीएसएलआर का कैमरा मौजूद था, डीएसएलआर कैमरा था। तो उसने क्या किया, एक ग्लास के कंटेनर को रखा गर्म पानी के साथ, एक ग्लास के कंटेनर को रखा इंतहाई चिल्ड वाटर के साथ, और दोनों में उसने डेंस फूड कलर को ड्रॉप किया है, और वो फूड कलर का ड्रॉप कैसे पानी में मिक्स हो रहा है उसने स्लो मो में रिकॉर्ड किया था। इतना खूबसूरत लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने वीडियो को इंटरनेट से उठाई है, कोई फैब्रिकेटेड वीडियो है। ये जिस तरह, यानी वैसे तो आपको पता है पार्टिकल मिक्स होंगे, लेकिन उसने चूंकि क्लोज एंगल से जूम शॉट की लिया था और स्लो मो शॉट लिया था, तो जिस तरह से वो पार्टिकल्स पानी के अंदर मिक्स हो रहे थे, देखने से लग ही नहीं रहा था कि वो पानी में पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं। उसने मुझे क्लोजअप शॉट उसने एडिट करके साइड बाय साइड लगा के भेजा था। मैंने कहा शायद कोई इंटरनेट से यूट्यूब से वीडियो उठा के भेजी है। तो इंटरेस्ट की बात है, घर में कर सकते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, अब तो मोबाइल, उस जमाने में हो सकता है उसके बाद मोबाइल नहीं, अब तो आईफोन में अच्छा खासा स्लोमो आता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। बात है इंटरेस्ट की कि किसको कितना इंटरेस्ट है, कौन जाकर साइंस को प्रैक्टिकली टेस्ट करना चाहता है। इसमें कौन सा खर्चा है, फूड कलर या इन दोनों घर में मौजूद है, पानी भी मौजूद है, ठंडा भी और गर्म भी, सिर्फ ड्रॉप डाल के रिकॉर्ड करना है, कोई मसला नहीं है। और रिकॉर्ड क्या करना है, उसने तो मुझे भेजने के लिए रिकॉर्ड किया। आप कहें सर आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप खुद अपनी अपनी तसल्ली के लिए रिकॉर्ड कर लें। तो क्या सीखा आपने कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है बोलो बेटा, तो डिफ्यूजन तेज होगी स्लो होगी, फास्टर होगी स्लोअर होगी, बेटा बोलो फास्टर होगी। रीजन एग्जामिनर रीजन पूछेगा, रीजन क्या है, व्हेन वी हैव अ हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स एब्सॉर्ब बोलो more energy and therefore the kinetic energy increases and they start moving bolo, and when the temperature is low the energy is low, therefore the kinetic energy is low and the particle move slow and slowly and gradually, and that is why slow movement and slow mixing. Is that clear? चलो बेटा लिखते हैं, बेटा लिखते हैं, शाबाश। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन की रफ्तार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि जब हम एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन क्या आ रही है बेटा, एक्सप्लेनेशन अलग से आती है 2 मार्क्स के लिए। आप बोलोगे एज द टेम्परेचर is increased, particles absorb more energy therefore the kinetic energy of particles increase, which cause them to move faster। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, बच्चों वाली एक्सप्लेनेशन है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बेटा पार्टिकल्स पार्टिकल्स
तेज मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी ही वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसके थ्रू पार्टिकल्स मूव करते हैं। यानी अगर मैं रोहन में सवाल ले रहा हूं आपका, 2 मिनट रुकिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं, एक गैस है 10 डिग्री सेल्सियस पर एंड द सेम गैस इज एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो मूवमेंट ज्यादा गैस की कहां होगी? इफ यू हैव अ गैस एक्स, एक गैस एक्स है, गैस एक्स की मूवमेंट तेज कहां पर होगी? ज्यादा 10 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा स्पीड से मूव करेगी या 30 डिग्री सेल्सियस पर? तो डेफिनेटली 30 डिग्री सेल्सियस पर। व्हाई? बिकॉज 30 डिग्री सेल्सियस इज अ हायर टेम्परेचर, particles will have more kinetic energy and they will move much faster. Is that clear? Is that clear? Ji Rohan, your question. Ji Rohan, your question. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Yes, sir. So I had a question. Is there something like, for example, in molecules there will be mass. So if there's more mass, will it be a little bit slower, Yes. the diffusion of particles? Yes, beta mass का तो फैक्टर आने वाला है ना. Right now we are discussing which factor? Temperature. Yes, definitely there is a factor of mass and this is a major factor जो हमें अभी देखने में आएगा. एग्जाम में भी ज्यादातर यही वाला फैक्टर आता है, because temperature is very easy to understand. Common sense से ही आपने जवाब दे दिया, and explanation of temperature is also very easy. आप जो मास का क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आपने ये ध्यान नहीं रखा कि दूसरा फैक्टर भी हमने डिस्कस करना है मास का, and definitely we are going to have an opinion on that. ठीक है? Thank you. तो वेलकम बेटा. टेम्परेचर को लेकर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. आई थिंक इट वाज प्रीटी सिंपल. महानूर बाबर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? बेटा महानूर, क्या आप क्लास में नहीं थे बेटा? व्हाई यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? मैं दोबारा बता देता हूँ, बट ट्राई टू बी. अच्छा, आप क्लास में नहीं थे तो फिर अच्छा, लिसन वेरी केयरफुली. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन में नंबर 1 फैक्टर हमने टेम्परेचर का कंप्लीट किया है. टेम्परेचर का फैक्टर क्या होता है? तो हमने क्लास में से, घर में से एग्जांपल निकाली कि चीनी गर्म पानी में जल्दी डिसॉल्व होती है कि ठंडे पानी में. आप सबने जवाब दिया यूनानिमसली कि गर्म पानी में चीनी जल्दी डिसॉल्व होती है. क्यों जल्दी डिसॉल्व हो रही है? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है. तो टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या हुआ? जब किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पार्टिकल्स कैन एब्जॉर्ब मोर एनर्जी, और जब पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी अपनी एनर्जी बढ़ जाती है. जब पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी अपनी एनर्जी बढ़ जाती है. और मुझे बताओ महानूर, जब पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी तो विल दे मूव फास्टर और स्लोअर? तो डेफिनेटली आपका कॉमन सेंस क्या जवाब देगा महानूर? वेरी क्विकली, विल दे मूव फास्टर और स्लोअर व्हेन दे हैव हाई एनर्जी? फास्टर. एंड मूवमेंट ही को तो हम क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूजन कहते हैं. इसीलिए हमने कहा कि जब टेम्परेचर चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन भी तेज हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, और जब टेम्परेचर कम करोगे तो डिफ्यूजन भी स्लो हो जाएगी, एज पार्टिकल्स विल हैव more or less kinetic energy at lower and higher temperature. Now beta, we are moving, is that clear Manur? इसी बात को हमने लिखा है. Now we are moving towards the last factor of this discussion, and that is molecular mass, and it's very easy yet a very important discussion. अब क्योंकि अभी तक आप लोगों ने, आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी आपने मोल्स नहीं पढ़ा, अभी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, तो इसलिए इस टॉपिक को समझाने के लिए आई विल गिव यू सर्टेन इंफॉर्मेशन जो कि वैसे एग्जाम में गिवन नहीं होती, क्योंकि आपने मोल्स पढ़ा होता है तो आप बहुत सारे वेट्स की कैलकुलेशन खुद ही कर लेते हो, लेकिन यहां पर मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूंगा. अब मेरा बड़ा एक बेसिक सा सवाल है जो अगेन आपने कॉमन सेंस से जवाब देना है. 2 लोग हैं, एक बहुत ही भारी भरकम मोटा गबला सांड जैसा बंदा है, और एक है बिल्कुल स्लिम स्मार्ट दुबला पतला बंदा. दोनों एक टाइम पर भागते हैं. व्हाट डू यू थिंक, हु हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग टू द फाइनल पॉइंट फास्टर और अर्लियर? ऑब्वियसली द थिन गाय. Why? Because जब आपकी बॉडी बड़ी होती चली जाती है, वेट बढ़ता चला जाता है, तो मेरे बच्चे आपको मूव करते हुए आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलती है. रेजिस्टेंस ज्यादा मिलती है. रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? यू नीड टू वर्क मोर और हार्डर टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस, तब आप मूव कर पाओगे. तो इट्स वेरी सिंपल कि जब आप दो मॉलिक्यूल्स को अब लेट्स से एक मॉलिक्यूल है इस साइज का और एक मॉलिक्यूल है इस साइज का. चले, लेट मी गिव यू एग्जांपल. अब एक मॉलिक्यूल है इस साइज का और ऑन द अदर हैंड एक मॉलिक्यूल है इस साइज का. तो ये जो छोटा मॉलिक्यूल और बड़ा मॉलिक्यूल जब दोनों साथ मूव करेंगे, हु विल हैव हायर स्पीड? ऑब्वियसली द स्मॉलर वन. रीजन द लार्जर वन विल फेस मोर रेजिस्टेंस.
and the smaller one will face less resistance. क्या ख्याल है? नहीं समझते बात भाई? जब सरफेस ये फिजिक्स आ जाएगी, इसका रीजन एग्जाम में नहीं, इसका ना एग्जाम में रीजन नहीं आता, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है। एयर रेजिस्टेंस लो बाबा, आई मीन एयर रेजिस्टेंस। एयर, जब आप मूव करते हो, नहीं पढ़ा आपने, फ्रिक्शन नहीं पढ़ी फिजिक्स में? फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा कि जब भी आप मूव करते हैं तो जमीन से आपको क्या मिलती है? फ्रिक्शन। और यानी सरफेस से आपको क्या मिलती है? फ्रिक्शन। और हवा आपको क्या देती है? रेजिस्टेंस। जब मैं मूव करता हूं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी, किसी भी तरह की मूवमेंट होती है, तो एयर आपकी मूवमेंट को क्या कर रही होती है? रोक रही होती है, अपोज कर रही होती है। इसी को आप एयर रेजिस्टेंस कह रहे होते हो। तो मेरे बच्चे, इमेजिन करो कि इस पर रेजिस्टेंस कैसे ऐड करेगी, क्योंकि इसकी सरफेस बड़ी है, तो रेजिस्टेंस विल बी मोर ऑन दिस लार्जर मॉलिक्यूल, एंड ऑन द अदर हैंड, on this smaller molecule the resistance will be much lower. Therefore which molecule will move faster? The smaller one. तो कंक्लूजन समझ में आता है रोहान बच्चे कि मॉलिक्यूलर मास वाइज अगर हम डिस्कशन करें तो द मॉलिक्यूल व्हिच इज स्मॉलर इन साइज एंड हैव अ लेस मॉलिक्यूलर वेट, लेस मॉलिक्यूलर मास विल मूव faster, and the molecule which has a bigger size and a large molecular mass or a higher molecular mass will move slower. इसका रीजन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इसका रीजन फिजिक्स वाला है। इसलिए यू हैव टू जस्ट नो दिस कि द स्मॉल, हम क्या लिखते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, स्मॉलर द मास फास्टर विल बी डिफ्यूजन। यस और नो? बेटा ऑनलाइन फिजिकल वाले बच्चों अग्री करते हो? Smaller the mass, faster will be diffusion, and बोलो बेटा, larger the mass, slower will be diffusion. जितना मास ज्यादा होगा उतना डिफ्यूजन क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी। और जितना मास कम होगा उतना डिफ्यूजन तेज होती जाएगी। यस, छोटी बॉल और एक बड़ी बॉल, वो जब रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है चंदा, ऐसे नहीं होता। ये देखो, अभी कर लेते न्यूटन की माँ की आंख, ये लो, ये है, ठीक है जी। अब कोई हम डिफरेंशियल लेकर आए ना, थोड़ा सा टूटने वाला ना हो। चलो ये देख ले, डस्टर ले लेते हैं। ठीक, अब ये अभी एक फिजिकल डेमो हो रहा है, आप नहीं देख सकते ऑनलाइन वाले। अब इनको देखिएगा, गौर से देखिएगा। क्यों क्यों ना, वो रीजन समझाओ ना, समझो ना रीजन क्या है। हालांकि मास तो उसका कम है ना, ये आप उठा के देखें, इस डिवाइस का मास ज्यादा है और इसका मास बहुत कम है, फिर भी दोनों साथ नीचे क्यों आ गए? क्योंकि दोनों की सरफेस ऑलमोस्ट बराबर है। आप इट्स ऑल अबाउट सरफेस, यही तो समझाना था कि सरफेस की गेम होती है। दोनों की सरफेस जब बराबर बैठ रही है तो रेजिस्टेंस दोनों पे क्या होगी? सेम लगेगी। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊंगा मैं। नॉर्मली अगर मैं इसके साथ एक रुई लेता, कॉटन लेता, तब क्या है, दोनों साथ गिरते। फिजिक्स कहती है साथ गिरते जब रेजिस्टेंस नहीं होती, जब रेजिस्टेंस नहीं होते, वरना साथ नहीं गिरते। बिकॉज जो आपको रुई है उस पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लगती और इस पर रेजिस्टेंस कम लगती, क्योंकि इसकी सरफेस काफी सॉलिड है। इवेंचुअली ये नीचे पहले आ जाता और जो कॉटन है वो स्लोली नीचे आता। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को खत्म कर दें तो दोनों साथ नीचे आएंगे। सॉरी, तो एक बड़ी बॉल पे ज्यादा होगी ना बेटा, एक बड़ी बॉल पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, एक छोटी बॉल पे रेजिस्टेंस कम होगी। साथ उसी वक्त पहुंचेंगी जब दोनों का ओवरऑल सरफेस बराबर होगा। अगर सरफेस बराबर नहीं है, या देखो, जब सरफेस और मास दोनों में से कोई एक चीज को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। या तो मास बराबर है, सरफेस चेंज हो रही है, तो इफेक्ट का यानी डिफरेंस नजर आएगा, या दोनों की सरफेस चेंज हो और मास बराबर हो तब इफेक्ट नजर आएगा। जैसे इस केस में दोनों का मास अलग है लेकिन दोनों की सरफेस नियरली बराबर है, तो दोनों सेम रेजिस्टेंस को फेस कर रही हैं। अगर जनरल केस में बड़ी बॉल का सरफेस ज्यादा लोगे, मास भी ज्यादा लोगे। फिजिक्स में एक और कॉन्सेप्ट घुसेगा ना, मोमेंटम का। फिजिक्स में एक और कॉन्सेप्ट भी तो घुस जाएगा कि जब मोशन लंबी होती जाएगी तो मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। जैसे जब आप एक ट्रक को चलाते हो और एक गाड़ी को चलाते हो, गाड़ी को रोकना आसान होता है, ट्रक को रोकना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि ट्रक का जब मोशन बढ़ती जाती है तो मोमेंटम भी बढ़ता जाता है। तो उस मोमेंटम को वापस रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, उतनी फोर्स एयर में होती नहीं है। ये तो बिल्कुल फिजिक्स की क्लास बन जाएगी। अभी जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, एज अ मोटा बंदा एंड अ पतला बंदा, अ हैवी वेट बंदा एंड अ लाइट वेट बंदा। तो द मूवमेंट in this particular case in chemistry, it's simple, very simple, that molecule with a higher molecular weight will tend to move slower and the molecule with a lower molecular weight will be moving, bolo beta,
फास्टर। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूलर वेट? तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकालना आप सीखोगे, लेकिन आगे की केमिस्ट्री में सीखोगे। अभी आपको नहीं पता तो मैं आपको गाइड करता हूं। तो अभी आप मेरी इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव गॉट अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन विच हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 grams, and we have got molecule of methane which has a molecular weight of 16 grams. तो मेरे बच्चे बताओ मुझे, अगर इन दोनों गैसेस को मैं मूव कराऊं तो हु विल हैव अ हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन? हाँ जी, हु विल हैव अ हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन? ऑब्वियसली, बोलो बेटा, हाइड्रोजन। हु विल हैव अ हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन? हाइड्रोजन। सिंपल। इज दैट क्लियर? तो यू जस्ट नीड टू लुक एट दी मास। अगर मास कम है तो स्पीड ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी, मास ज्यादा है तो स्पीड ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। अब यहां पर पहला सवाल करते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू सीरीज और लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर वेट। यू नीड टू अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। मैं तुमको एक रफ रैंडम डेटा दे रहा हूं एंड यू नीड टू अरेंज द डेटा फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट डिफ्यूजन। ठीक है? स्लोएस्ट कौन करेगा? बोलो बेटा, स्लोएस्ट कौन करेगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा। स्लोएस्ट डिफ्यूजन कौन करेगा? मूवमेंट स्लो कौन करेगा? जिसका मास ज्यादा होगा। और सबसे तेज कौन मूव करेगा? जिसका मास कम होगा। तो आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ अ रैंडम डेटा एंड यू नीड टू अरेंज इन दिस ऑर्डर फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। डू इट एवरीबॉडी। चलिए जी, प्लीज अरेंज दिस डेटा फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट डिफ्यूजन। आपने अरेंज करना है, सबसे पहले स्लोएस्ट वाले को रखना है और सबसे आखिर में फास्टेस्ट वाले को रखना है। आई थिंक इट्स प्रीटी इजी। यू नीड टू लुक एट द लिस्ट केयरफुली, यू नीड टू लुक एट द लिस्ट केयरफुली एंड देन you are good to go. Everybody, hurry up quickly. Done? जी ऑनलाइन वाले बच्चों, डन डन डन। जी सबसे स्लोएस्ट कौन है? H2SO4। उससे स्पीड अप, उससे ज्यादा SO3। उसके बाद Cl2। इसको ऑर्डर को फॉलो करते चले जाना है। फिर Cl2 के बाद ना ना SO2। उसके बाद, उसके बाद NO2। फिर CO2। CO2 नहीं था? ओके। NO2 के बाद HCl। फिर O2। फिर CO। फिर NH3। फिर CH4। फिर HE और लास्ट में H2। प्लीज मेक श्योर कि यही ऑर्डर बनाया, कहीं मिस तो नहीं कर दिया आपने। आई थिंक मासेस को देख के बनाना था तो इट वाज प्रीटी सिंपल, लेकिन फिर भी गलती अगर हो जाए तो फिर इसको करेक्ट करें। यही बनेगा सर जी? हाँ भाई, श्रादे यही बनेगा? क्या नाम था तुम्हारा? शुरेम, शारिम। तो अगेन द आइडिया आमना अहमद इज वेरी सिंपल। आमना अहमद एंड माही अदनान एंड एवरीबडी इन द क्लास, कि मेरे बच्चे
सिंपल आइडिया है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उतना वो स्लो मूव करेगा। तो अल्टीमेटली H2SO4 का मास यहाँ सबसे ज्यादा था विच वाज 98 एंड H2 का मास सबसे कम था। तो और बाकी सारे मासेस को हमने सीक्वेंशियली अरेंज किया है। जी हुदा, जी बच्चे, क्या नाम था आपका? मुस्फिरा एंड आमना। आइडिया बिल्कुल क्लियर है। चलें, तो ये तो एक बहुत सिंपल टाइप का वर्जन हो गया इस क्वेश्चन का। एक और वर्जन की तरफ चल रहा हूं बेटा, आपको क्लियर है मोहम्मद? ये आइडिया क्लियर है किया क्या हमने कि जिसका मास जितना ज्यादा था वो उतना स्लो मूव कर रहा था, और जितना मासेस कम होते जा रहे थे स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या हो रही थी? बढ़ती चली जा रही थी। बेटा ऑनलाइन वाले तमाम बच्चों क्लियर है आप लोग? यस और नो? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, नाउ एक और तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं जरा आपके सामने दो तीन वर्जन अभी दिखा देता हूं, बाकी फिर पास पेपर वर्कशीट कराते हुए भी हम देखेंगे। बलून टाइप क्वेश्चंस अगेन, देखो केमिस्ट्री फिजिक्स में कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब बलून तो मैंने नहीं पढ़ाया अभी, लेकिन बलून टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें ऐसे आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, इवन थ्योरी में भी आ जाते हैं, बिकॉज एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह के आपको 3 बलून दिए हुए और कहता है कि भाई लेट्स से इस बलून के अंदर है हमारे पास SO2, इस बलून के अंदर हमारे पास है CO2, और इस बलून के अंदर हमारे पास है O2। अब सवाल एग्जाम में पूछेगा विच बलून विल गो डाउन फर्स्ट। अब गो डाउन का ना मतलब समझ लें केमिस्ट्री में क्या होता है। बच्चे समझते हैं नीचे कौन आएगा। नीचे आने का मतलब क्या है? वो समझते हैं भारी कौन होगा। ना ना ना, वो पूछ रहा है किसमें से गैस पहले निकलेगी ताकि वो कंप्लीटली नीचे आ जाए। नीचे आने का मतलब ये नहीं कि बस वो नीचे आ गया हवा भरे भरे। नीचे आने का मतलब ये कि बलून में से कौन से बलून में से गैस सबसे पहले निकलेगी ताकि वो कंप्लीटली तौर पर जो है वो सेटल हो जाए। ये मतलब विच बलून विल गो डाउन फर्स्ट। इसके आइडिया को अगर आपने गलत इंटरप्रेट किया तो आप गलत जवाब दे दोगे। तो अब आपको मासेस की जरूरत है। आइडिया इज कि भाई सब में गैसेस भरी हुई है, जिस गैस का मास बेटा बोलो ज्यादा होगा वो स्लो स्लो बाहर निकलेगी, और जिस गैस का मास कम होगा वो तेजी से बाहर निकलेगी। यस और नो? ठीक है, तो मेरे बच्चे अगर मासेस को देखें तो हियर वी हैव अ मास ऑफ 32, हियर वी हैव अ मास ऑफ 44 एंड हियर वी हैव अ मास ऑफ 64। व्हिच विल गो डाउन फर्स्ट? O2। इज दैट क्लियर? दिस विल गो डाउन फर्स्ट। कोई मसला? तो दिस आइडिया अगेन वेरी सिंपल। अच्छा, इसी तरह ये भी सवाल हो सकता है नुमैर, रिवर्स भी हो सकता है कि आपको एग्जामिनर कहे कि भाई आपके पास एक बलून है, ये दूसरा बलून है, और ये तीसरा बलून है। लेट्स से एक बलून के अंदर वो कहता है आपके पास है CO गैस, एक बलून के अंदर आपके पास है HE गैस, और एक बलून के अंदर आपके पास है NH3 गैस। अब वो कहे कौन सा बलून सबसे देर से नीचे आएगा, या सबसे देर से कौन सा बलून खाली होगा। तो अगेन वी रिलाई ऑन मासेस। यस और नो? Here the mass is 28, here the mass is 4, and here the mass is 17. Which balloon will take most time? बोलो बेटा, कौन सा बलून सबसे ज्यादा टाइम लेगा खाली होने के लिए? बोलो CO, बिकॉज द हायर मास इज इन दी CO वाला। ये आप घर में भी चेक कर सकते हो। आपने नोटिस किया घर में जब आप बलून फुला के रखते हो 2 दिन के बाद वो खुद ब खुद उसमें से एयर निकल जाती है, छोटा हो जाता है। आप एक काम करना, ये करके देखना, जाकर जो करे वीडियो रिकॉर्ड करना मुझे भेजना, मैं चैनल पे डालूंगा। क्या आप 2 बलून ले लो, एक बलून को आपकी जो किचन में जो गैस नॉब आ रही है जिसमें गैस का पाइप लगा हुआ है, उस गैस के पाइप को निकालो 2 मिनट के लिए, और उस बलून को उसके ऊपर चढ़ाकर गैस का नॉब ऑन करो, और बलून के अंदर मीथेन भर जाएगी। मीथेन, उस ये जो CH4 गैस है ना, दिस वन कहां गया, दिस CH4, यही हमारे चूल्हे में आ रही है। ठीक है, तो आप एक बलून को उस गैस से भर लो और एक बलून को अपने मुंह से भर लो। क्योंकि मुंह से जो आप भरोगे उसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, इस तरह के गैसेस होंगे, और जो आप उससे भरोगे वो CH4 वाला गैस होगा। तो इट वुड बी अ मच लाइटर बलून। तो आप दोनों को सेम लेवल तक भरो, दोनों को ऑलमोस्ट सेम साइज पर। आप ये नोटिस करोगे कि कुछ भी कर लो, हमेशा जो तुमने गैस वाला बलून भरा है, गैस से जो सुई, वो मीथेन वाला, वही पहले छोटा होगा, वही पहले खाली होगा। तुम किसी, अच्छा इतना वेट करने की जरूरत भी, दोनों बलून को भरो ऐसे करके, दोनों को एक साथ छोड़ दो, दोनों को एक साथ छोड़ोगे तब भी तुम देखोगे जो मीथेन वाला बलून है वो पहले नीचे आएगा। अब कैसे पता चलेगा? तो उसमें 2 अलग कलर के बलून ले लो, एक येलो बलून ले लेना, उसको मीथेन से भर लेना, एक ऑरेंज बलून ले लेना। बहुत आइडियाज है करने के, बट क्लास में सारी चीजें अवेलेबल भी तो नहीं होती मनुष्य।
वरना क्लास में करें सब चीजों को, ताकि पता चले कि साइंस जो हम पढ़ रहे हैं कितनी ठीक है। तो मेरे बच्चे, जो मीथेन है, उस मीथेन वाला जो सुई गैस वाला है, उसको आप येलो कलर या कोई भी कलर, दो डिफरेंट कलर, और फिर आप दोनों को एक साथ छोड़ोगे तो यू विल सी कि जो बलून लाइटर गैस वाला है वो जल्दी नीचे आ जाएगा, ये जल्दी गिरेगा, क्योंकि उसमें से गैस तेज निकलेगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बेटा ये मैंने आपको बताया। अच्छा, बाद बच्चे कह रहे हैं सर मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है सवाल में? नहीं गिवन होता। मैंने इसीलिए तो आपको कहा कि जब आप मोल्स वगैरह या मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लोगे तो उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर मासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? लेकिन अभी जब तक नहीं सीखा हुआ है, तब तक जब टेस्ट में भी हम कर रहे होंगे या कहीं पर भी कर रहे होंगे, तो इवेंचुअली जो है वो मासेस आपको मैं दे दूंगा। अहमद कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। अहमद, क्या चीज कंफ्यूजन हो रही है? मुझे चैट में पूछो बेटा, एग्जैक्टली क्या चीज परेशान कर रही है? बिकॉज आइडिया इज वेरी सिंपल कि द gas with a higher weight or higher molecular mass will move slower and the gas with lower molecular mass will move faster, ठीक है? इज एवरीबडी क्लियर? अबीरा इरशाद कोई सवाल पूछना जा रही है? जे अबीरा बोले, अबीरा इरशाद, यस अबीरा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माय क्वेश्चन इज दिस कि सिर्फ उसका मास ही मैटर करेगा ये या ये भी मैटर करेगा कौन सी गैस है? लाइक मेरा सवाल ये है, अगर दोनों का मास सेम है और गैस एक हीलियम है एक मीथेन है, तो कौन सी नीचे जाएगी? मेरा सवाल ये है पहले। मासेस पर डिपेंड कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल। अच्छा सवाल इनिशियली मुझे लग रहा था सिली है, लेकिन फिर आगे जाके पता चला कि मुझे सवाल में कुछ दम है। देखो, दो अलग गैसेस हैं, जैसे हीलियम है और मीथेन है, अब उनके मासेस तो अलग अलग है, 60 एक का मास, 16 एक का। लेकिन आपका सवाल यूं होना चाहिए था कि सर क्या दो ऐसी डिफरेंट गैसेस हैं जिनका मास बराबर है? तो फिर जवाब में दम पैदा होगा। देखो, दो अलग गैसेस, जैसे आप अगर ये पूछ रहे हो कि O2 32 पर है और मीथेन 16 पर है, तो क्या इनका डिवीजन सेम होगा? कभी भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्या दो डिफरेंट गैसेस ऐसी हैं जिनका मास बराबर है? बिल्कुल है, बहुत सारी हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सिलेबस की दे देता हूं मैं। एक गैस है CO, जिसका मास है 28, और एक है N2, उसका मास भी 28 है। तो ये दोनों गैसेस मास में एग्जैक्टली क्या है? बराबर है। तो मेरे बच्चे, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बराबर होगा, इनकी मूवमेंट की स्पीड भी बराबर होगी। यानी आसान लफ्जों में कि अगर मैंने इनसे दो बलून्स को भरा है तो एग्जैक्टली सेम टाइम पर गिरेंगे। इज दैट क्लियर? तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन अबीरा, कि जब आपके पास सेम मास होगा दो डिफरेंट गैसेस का, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा। बस यहीं पर आज के डिस्कशन को रोकते हैं। चैप्टर की थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है।